हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, हमें फ़ख्र है अपने बोलबाला होने पे। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान और नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक अहम बात के और तौहीन अदालत कितनी बार साथ साथ इदारों में तसादुम कौन करा रहा है और किसका ये पसंदीदा मशगला है, नाअहल वज़ीर आज़म की तकरीर को बराह रास्त दिखाना, कौन भुगतेगा सज़ा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद तो कहते हैं, साथ साथ ये बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं असरा आमिर और कुर्रतुल ऐन। बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में सब लोगों को सलाम पेश करेंगे सुपर वुमेन का। साथ ही साथ ये बताते चलें कि जो वकला कन्वेंशन थी उसमें नाअहल वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो तकारीर की, गला ऐसा लगता था कि इंतहाई बैठा हुआ, लेकिन जोश खिताबत में वो इतने आगे निकल गए कि ना अदलिया का लिहाज रहा, ना जजेस का लिहाज रहा, ना JIT का लिहाज रहा। उन तमाम तर वादों और उन तमाम तर बातों पर एक बार फिर से उन्होंने कदगन लगानी शुरू कर दी और अदालत के फैसले के ऊपर फिर से तौहीन अदालत का मुर्तकब बनते चले गए। ना सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार, बल्कि 16 दफ़ा तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुए। इदारों में तसादुम उनका शायद मशगला रहा है और ये कहा जाए कि नून लीग की पुरानी रविश है तो ये कोई बेजा न होगा। लेकिन नाअहल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिर किस बात को और क्या चीज़ जाहिर करना चाह रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें इस बात का अंदाज़ा भी होगा और हमारी आवाम को भी अंदाज़ा होगा। लेकिन आवाम की अदालत को में खड़ा किया अपने आप को और ये कहा कि जी वो आवाम उनके साथ है। अदालती फैसले ने तो अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आवाम की अदालत ने भी अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लॉयर भी हैं और उनसे जानना चाहेंगे तमाम सूरत हाल के हवाले से। फैसल चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। कल की जो तकरीर थी नाअहल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वैसे तो अगर ये कहा जाए नाअहल वज़ीर आज़म तो बेजा ना होगा और गलत ना होगा, लेकिन जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहा है, लग ये रहा था कि शायद वो जो पिछले जो तमाम तर जो वक्त गुजरा है उससे कुछ संभल गए होंगे। लेकिन नून लीग की हुकूमत भी सामने है और वज़ीर आज़म जो नाअहल वज़ीर आज़म उनका वतीरा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई देता है। तौहीन अदालत का मुर्तकिब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 16 दफ़ा उन्होंने किया है। अब ये बताएं कि अब ये किस जुमरे में आते हैं। तौहीन अदालत तो अपनी जगह है, लेकिन अब उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है, कानूनी नुक्ता क्या कहता है? कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा सकती है। जी ठीक है। जजेस साहबान को रिडिक्यूल करने और उनकी उसको अजीमत का निशाना बनाने, उनको बेजा तनकीद का निशाना बनाने पे ये तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत नहीं है, ये वर्बल असॉल्ट है। और जो है नवाज शरीफ साहब वो मुसलसल एक ऐसे रवैये से दो चार हैं जिसको पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और वो अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं करप्शन या अपनी इस आमदन से ज़्यादा सासा बनाने के जो मुकदमात उन पर कायम होने जा रहे हैं, उनको वो इस तरह से इस रवैया अख्तियार करके जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी गैर आइनी रवैया है, बल्कि धौंस और धांधली पे धौंस पे मबनी रवैया है, इस तरह से तो मुआशरे या इस तरह से मुल्क नहीं चलते। साहब, कुछ लगता ये नहीं है कि आगे जब ये नैब के केसेस खुलेंगे और तहकीकात आगे बढ़ेगी तो ये उसको दबाने के लिए एक बार फिर से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है नून लीग जो है और फिर वजीर आजम का जो ये रवैया? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उनकी कोई अपनी दानिश होगी, हिकमत होगी, उन्होंने नरम ऑर्डर जारी किया। अच्छा। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो केसेस बनते थे उसमें वहीं पे वो गिरफ्तार होते, उनको जेल भेज देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अदालत में एक जालसाजी से जाली कागजात भी दाखिल कराए हैं, अदालत के सामने झूठ भी बोला है। तो ये सारे मामला पे तो आम आदमी जेल जाता है, वो इस तरह से जलसे करके और ये वकला कन्वेंशन नहीं है। मैं इस मोतरज हूँ आपकी इस टर्म पे, ये नून लीग के वकला का इजलास। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसी हवाले से मैं आगे बात करूंगी कि ऐसा कुछ दिखाई देता था कि वकला को भी दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वकला को उनके सामने उन्होंने अपने सवाल रखे, तो आखिर वो क्या बात साबित करना चाहते हैं? प्लस ये भी बताइएगा कि जिस तरह से जजेस के खिलाफ उन्होंने बयानात किए और तौहीन अदालत के मुर्तकिब, तो क्या हद तक के इज्जत का दावा भी दायर किया जा सकता है उनके खिलाफ? जी, इज्जत का दावा तो हमें होता है, हमें फजूल सी चीज है। ये वकला दबाव में नहीं आते, ये वो वकला दबाव में आते हैं जिनकी तनख्वाहें सरकार देती है। अच्छा, ठीक। और ये जो असल वकला थे वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। वकला के नुमाइंदे न सुप्रीम कोर्ट बार, न हाई कोर्ट बार, न
किसी और बाहर के से दूर वहाँ पे गए। ये तो वो लोग थे जो कि इनके सरकारी वकील थे, कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग थे, एडवोकेट जनरल ऑफिस के लोग थे, प्रोसिक्यूशन ऑफिस के सर्विस के लोग हैं, तो वो तो 1000-1200 तो यही बन जाते हैं। तो ये तो वो तमाम लोग हैं जो उनके असल वकला तो आपने वकला तहरीक देखी है इस मुल्क में। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल वकला जो है ना झुकते हैं ना बिकते हैं और ना ही वो दबाव में आते हैं। बिल्कुल फैसल चौधरी साहब, कल की जो तकरीर आपने भी सुनी होगी, उसमें एक जो सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाया गया, एक जो तहरीक शुरू की जा रही है सिविलियन सुप्रीमेसी की, आपके ख्याल में क्या ये गलत टाइम पर गलत पिच पर खेल रहे हैं? सिविलियन सुप्रीमेसी है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप घर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौजी यूनिट नहीं है। सिविलियन सुप्रीमेसी है तो JIT ने सिविलियन इदारों पे मुश्तमिल नुमाइंदे जो थे उन्होंने काम किया। ये सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो JIT जो है वो फौजी नुमाइंदे सिविलियन सुप्रीमेसी के तहत एक FIA के हेड के नीचे वाजिद जाज साहब हेड थे, सिविलियन थे और बाकी 2 मेंबर थे। तो फौज ने जो है वो फौजी जो महकमा से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे उन्होंने एक सिविलियन के मातहत होकर काम किया है। ये सिविलियन सुप्रीमेसी है और ये नवाज शरीफ साहब सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम पर जाती उम्र सुप्रीमेसी करना चाहते हैं। वो नवाज शरीफ वो नून लीग की सुप्रीमेसी चाहते हैं और ये इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती। ये रियासत को अपना काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आर्टिकल 190 के तहत पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की एडिशनल और एग्जीक्यूटिव जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को ऑर्डर जारी करें कि नवाज शरीफ को जो है वो मजीद कानून की धज्जियां और अदालत के वकार को जो है उसमें के मुनाफी रवैया अख्तियार करने से रोके और नवाज शरीफ साहब को इमीडिएटली जो है वो अगर कोई आप और आम आदमी हो, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो नवाज शरीफ साहब है किस किस का रवैया अख्तियार किए बैठे। क्या वो बगावत चाहते हैं मुल्क में, वो बागी हैं या क्या है? इस तरह से मुआशरे और मुल्क नहीं चलते। आपको रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा। इंडिया में देखिए उन्होंने उनकी अदालतों ने क्या किया है, वो आदमी जो कि लखूका लोगों के साथ मिलके जो है वो करा, लेकिन उसकी अदालतों ने, और आम अदालत है, उन्होंने उसको सजा दे दी। और उस तरह से पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को जो है मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अर्ज करता हूँ कि फौरन नोटिस लें और नवाज शरीफ और इसके हवारियों को आर्टिकल 190 की कार्रवाई की जाएगी। सर, कल इन्होंने जो 16 मरतबा तौहीने अदालत की है, दोबारा से इन्होंने जो वकला कन्वेंशन से जिस वक्त इन्होंने खिताब किया है, तो जो उसमें जो 7वें और 8वें नंबर पे जो इन्होंने बात की है, वो इन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो वो 2 जज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने इनके बारे में पहले ही फैसला दे दिया था, GIT की इन्वेस्टिगेशन टीम बनने से पहले ही इन्होंने जो फैसला दिया था कि ये नाअहल हैं, ये इस कुर्सी के अहल नहीं रहे, इन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको उन्होंने निशाना बनाया है कि फिर उन्होंने जो JIT की रिपोर्ट है उसको देखे बगैर मेरे फैसला मुझे क्यों दे दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो अपने लिए रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से, जो है वो अपने केस के जो फैसला आया है उनके अगेंस्ट, उसके हवाले से वो कह रहे हैं जी इसको रिव्यू करें, और दूसरी तरफ वो अदलिया की मुखालफत मुसलसल किए जा रहे हैं। इसके सिलसिले में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जहालत पे मबनी रवैया है, जहालत पे मबनी हरकत है। ना तो फैसला पढ़ा गया सही, और मुझे इनकी कानूनी मुशीरान जो इनको एडवाइस देते हैं, मुझे उन पे भी समझ में नहीं आ रही है। ये फजूल मन घड़त सवाल है। ये इन सवालात का कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं कि जी जज नहीं लगते। इफ्तिखार चौधरी खुद जो है वो NRO केस में और हज केस में जो है वो मॉनिटरिंग जज थे जब अपने दौर में। तो ये कहते हैं कि जब ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठा होगा तो नीचे इस्तीफा हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या जफर एजाजी की बेल नहीं हुई? इसी अदालत ने उनके खिलाफ FIR कटवाई, उनको पकड़ा और उसके बाद लोअर कोर्ट ने जो है उनकी बेल ले ली। तो मतलब ये एक अजीबोगरीब रवैया है। बिल्कुल अजीबोगरीब रवैया है कि एक तरफ आपको पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल एक तरफ आपको ये है ना कि आपके अगेंस्ट, एक तो आप कह रहे हैं कि भी मेरी हेल्प करें या मुझे ये फैसला जो है इस पर रिव्यू करें, और दूसरी तरफ आप उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आप निशाना बना रहे हैं। मतलब इट डजंट मेक अ सेंस कि आप एक तरफ रहे ना, आपको मशवरे देने वाले लोग जो क्या कह रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। आप लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, जो आपके वकला या आपके जो करीब लोग हैं वो आपको जो मशवरे दे रहे हैं, आप वो बोलते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। को सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी अंदाज में कानूनी मुकदमात को लड़ने का
और अदालत और जजेस को बार बार जो है उनको ह्यूमिलेट करने का, रिडिक्यूल करने का अंजाम जो है पाकिस्तान में अच्छा नहीं होता, दुनिया में अच्छा नहीं होता। इस तरह से इदारों की वकार में भी कमी आती है और ये ऑफेंसिव जो है एक कि मैं नहीं हूँ तो ये चाहे मुल्क लिपट जाए चाहे सिस्टम लिपट जाए, उनको इस किसी किस्म का कोई जो है ये वो उनसे सरोकार ही नहीं है। वो एक अजीबो गरीब किस्म की सेल्फ सेंटर्ड रवैये में जो है वो। अच्छा, बिल्कुल। जहाँ तक हमें ये दिखता है ना फैसल चौधरी साहब, जब भी बात अगर हम 3 दफ़ा से मुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की बात करें, तीसरी दफ़ा नाहल वज़ीर आज़म हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि जब चिराग बहुत ज़्यादा भड़कता है तो वो एक्चुअली वो अपने आखिरी मराहिल में होता है, जब उसे बुझ जाना होता है। तो मियां नवाज शरीफ की जो हमें इस वक्त कंडीशन और जो सूरत हाल दिखाई देती है वो कुछ इसी तरह की दिखाई देती है। एक तरफ उन्होंने जो पनामा फैसला था उसके ऊपर नजरसानी की अपील भी दोबारा दायर की है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जी फैसला जो है वो जो उन्होंने अपनी जो तौहीन अदालत की उसमें एक नुक्ता ये भी था कि फैसला बेतौकीर है। अब ये बहुत बड़ी बात है अदालत के फैसले को बेतौकीर कहना, तो यहाँ नजरसानी की अपील भी दायर कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि जी फैसला बेतौकीर है। ये तमाम तर चीजें उन्हें किस जगह पे ले जाती हैं? देखिए यही बात है कि आप फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसके अल्फाज बड़े एक तरफ आप रिव्यू में जा रहे हैं, वो एक कानूनी तरीक़ेकार है, आपका हक है। आप अदालत में जाएं, अपने वकला के जरिए जो कानूनी मुश्किलातियाँ हैं उसमें बात करें और वहाँ पे अदालत के सामने करें। अगर तो आप कामयाब हो गए तो यही जजेस है ना, इन 3 जजेस ने आपको 20 अप्रैल को तो नहीं फारिग किया, उन्होंने मजीद तहकीकात करवाई, 2 ने उस वक्त समझे हुए कर दिया। जजेस जैसे जैसे परसुएड होते गए तब तक उन्होंने आपके खिलाफ फैसले दिए। आप इस तरह का रवैया अख्तियार करके एक वहशियाना रवैया है। ठीक है फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदलीब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इस तरह से सामने आकर ओपनली उसको अपोज करना, आप क्या समझती हैं, ये सही है या गलत? देखिए, एक मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। अब वो डूब रहे हैं मुसलसल और अपनी करप्शन में डूब रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जी ये फैसला सही है तो वो तो सही है, आगे नैब की रेफरेंस आ रही है, क्योंकि आगे जेल आ रही है, तो इसलिए वो एक मैं मारा गया मैं लुटा गया वाला एक ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें वो समझते हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो मान जाएगी। लेकिन उनको ये शायद पता चल गया अपनी रैली से कि अवाम जो है ना उनके साथ है और ना बेवकूफ़ है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि कुछ स्टेज ड्रामे कर रहे हैं। स्टेज ड्रामों में वो जो लॉयर्स वाला जो फंक्शन था उस पे करके, और सबसे फनी कोई वो लग रहा था कि कोई पैरोडी हो रही है कि वो उसमें भी 10 उन्होंने सफ़े पड़े हुए थे और ऐनक लगा के वो तकरीर भी वो नहीं कर सकते थे, पड़े थे, बजाय इसके कि सवालों का जवाब दें जो उनको पोज किए गए थे, जो JIT ने पोज किए, जिस पे 60 दिन वो सवाल करते रहे। ना इन्होंने, ना इनकी बेटी ने, ना इनके बेटों ने, ना इनके समधी ने, किसी ने उस सवाल का जवाब दिया। अगर दे देते जवाब तो आज इस हालत में ना होते। खुद सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया। मैं सबसे पहले कि जी मुझे अकामा पे निकाला गया, मुझे तो पनामा पे नहीं निकाला गया, तो अकामा पे निकालना सबसे बुरी बात है, और ये सब मुल्क को पता है। बात तो सुन लेना मेरी जी। कल की तकरीर बात ये है कि अकामा क्या होता है। अकामा होती है शहरियत। एक वजीर आजम का दोहरी शहरियत रखना, एक वजीर आजम का दोहरी शहरियत रखना एक बहुत बड़ी गद्दारी है, आइन को तोड़ना है और ये लोगों को धोखा देना है। तो खुद कह रहे हैं मुझे अकामे पे निकाला, तो ये समझते हैं कि हमें नहीं पता अकामा क्या होता है। जो रेजिडेंसी होती है, शहरियत होती है, उसको अकामा कहते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपकी जानिब पे दोबारा आएंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम बात करें कल की तकरीर के हवाले से, सूरत हाल आपके सामने है, कितनी दफ़ा और क्या क्या नाहल वज़ीर आज़म ने कहा। हमारे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। ताज हैदर साहब, आप क्या कहेंगे सूरत हाल आपने जो कल की तकरीर के हवाले से नाहल वज़ीर आज़म की देखी? मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर नज़र आते हैं हबीब जालिब से, मुझे तो लग रहा था, और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि नाहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उसी के बिल्कुल लग रहा था कि हबीब जालिब की ज़बान में वो बात करें। हबीब जालिब तो एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े शायर गुजरे, लेकिन इनकी नाहल वज़ीर आज़म की हर तकरीर के एक एक लफ्ज़ से बगावत की बू आ रही थी। नहीं, मतलब ये कि ये तो अच्छी बात है अगर वो बगावत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं ज़बानी कलामी,
बगावत के लिए बड़े तो ये तो आप बताएंगे कि वो धमकियां दे रहे हैं या सिर्फ बगावत की बू आ रही है उनमें से, या बाकी मैं क्यों सुनूंगा जी मैं क्यों सुनूंगा? मुल्क को बड़े बड़े मसाइल हैं और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो कि ये छोड़ के गए, बिल्कुल उनको हल करना है। मैं अब इनकी तकरीरें सुनता रहूं, अच्छी बात है इनकी ये तो तकरीरें बड़ी सुनने का, ज्यादती वैसे की भी बात बयान है। हाँ मैंने कहा अच्छी बताएं, बात वो है, जाहिर बयान है है कि- इनकी तकरीरें सुनने पर। हाँ, तकरीरें करेंगे ना। अब हमें जो मुसीबत छोड़ के गए हमारे लिए वो सर उसको इसीलिए जरा बोल तो दिखा नहीं रहा उनकी तकरीरें। लेकिन इसी तरह से जो है नहीं, ताज हैदर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखिए, कहा जा रहा उनको था छोड़िए, उनको जाने दीजिए। जी बहुत सारे और मसाइल हैं सेनेट में जो बातें आ रही हैं। मतलब जैसे अभी परसों एक खोखरा पार के रास्ते को खोलने का हुआ है, मतलब जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से को मुतासर करते हैं। खोखरा पार का रास्ता, इधर को अपने उमरकोट के अंदर थर पार करके अंदर लोग रह रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में उनके अजीज रिश्तेदार रह रहे हैं, लाहौर से होके उन्हें जाना पड़ता है। अब ये तमाम चीजें सेनेट में आई। हमारे जो बैरून मुल्क मजदूर काम कर रहे हैं उनके हुकूक का मसला परसों आया कि क्या जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन है माइग्रेंट वर्कर के, वो उन पे अप्लाई होते हैं कि नहीं। फॉरेन मिनिस्टर कहने लगे जी जो पाकिस्तान में मजदूरों की हालत की जा रही है उससे बेहतर हालत है। अब ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक चीज को टालने की बात है। क्यों पाकिस्तान में मजदूरों की इतने खराब हालात किए जा रहे हैं? क्यों इतनी बेरोजगारी है कि लोग अपने घर को, बीवी बच्चों को छोड़ के? ठीक है ताज हैदर साहब, बिल्कुल आपसे इन चीजों पे कभी कभी बात कर लिया। जी ताज हैदर साहब, एक ज़रा सा वक्त हुआ एक मुख्तलिफ, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेंगे, मजीद भी आपसे बात करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। नाज़रीन, बात तो ये सूरत हाल तो बड़ी वजाहत के साथ हो गई कि जो उनकी तकारीर थी उनमें लगता यही था कि बगावत की बू तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे कुछ करने जा रहे हैं। क्या वाकई जलता चिराग जो है वो बुझने को है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बताते चलें आपको कि पहले वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे के बाद जब आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि NA 120 की मुहिम चलाएगा कौन, क्योंकि सब तो हैं छुट्टी पर। एक वक्फे के बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपरवुमन। वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। अब हम बात करेंगे खवातीन से जुड़ी खबरों की और सियासत में खवातीन के किरदार की। हमारा सेगमेंट है वुमेन अलर्ट। हल्का NA 120 की नशिस्त पर फतह के लिए सबकी नज़र है ज़िमनी इंतखाब पर। अहम सियासी जमातों ने खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी देने के लिए खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एक तरफ नून लीग की उम्मीदवार कुलसुम नवाज हैं, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका कहना है कि वो ये इंतखाब बेगम कुलसुम नवाज के खिलाफ नहीं बल्कि हल्के में बुनियादी सहूलतों की फरहमी के लिए लड़ रही हैं। कुलसुम नवाज गले के सरतान के 22 लंदन में हैं, जबकि मरियम नवाज ने आज से अपनी वालदा की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इसी सिलसिले में पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुशावरत भी की गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब देखना ये है कि 49 उम्मीदवारों में से कौन ले जाएगा हल्का 120 की बाजी। जी हाँ व्यूवर्स, हल्का NA 120 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जिसकी तैयारी के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डोर टू डोर कैंपेन करने में मसरूफ़ हैं और मरियम नवाज़ अब कुलसूम नवाज़ की जगह कैंपेन चलाएंगी। अब देखना ये है कि क्या वो ये कैंपेन बेहतर तरीके से चला सकती हैं या नहीं। अंदलीप अब्बास साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे ही एक्टिव दिखाई देती हैं अपनी आवाम के साथ, आपको क्या लगता है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के टक्कर में कैंपेन चला पाएंगी? एक तो जी हम कैंपेन चला रहे हैं 120 में और हम वो राष्ट्रीय गुमशुदा तलाश कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है। पहले शहबाज शरीफ साहब चले गए, फिर कुलसूम नवाज साहब बीमार हो गई, अब वो सुने जो हाफिज नौमान से कवरिंग कैंडिडेट है वो भी खड़े हैं और वो भी साथ कर रहे हैं। अब मरियम नवाज भी आ गई, तो कहते हैं ना टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। yes. तो समझ नहीं आती गायबाना ये है जी, ये गायबाना। और ये सबसे बड़ी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तहकीर है वोटरों की और वोटर जो वोट की, कि आपने जिसको कहते हैं इस काबिल नहीं समझा इस हलके को कि आप इस हलके पे कोई ऐसा बंदा भेजें
जो कि वोटरों के पास जाके वोटरों से वोट मांग के आए। मतलब ये तो वहाँ लंदन में इनकी खानदान है, इनका इलाज है, फी है, इनका सरमाया है, इनकी इन्वेस्टमेंट है। हल्का 120 तो इनकी जिसको कहते हैं ना, उसको तो ऐसे इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कि गायबाना हमारा मुकाबला जो है ना इनके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला है जो सारी मशीनरी है, ये सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत। हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन के साथ, हमारा मुकाबला नादरा के साथ, हमारा मुकाबला सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, हमारा मुकाबला पुलिस के साथ, हमारा मुकाबला चीफ मिनिस्टर की पूरी टीम के साथ, हमारा मुकाबला इनके एमदाद, हमारा मुकाबला इनके एमपीए के साथ, हमारा मुकाबला पूरी फेडरल गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, सारा पैसा, सारा कुछ यहाँ उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ, नहीं है कोई तो कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, मैं इसी नुक्ते पे मैं अंजलि बब्बा साहब ये पूछना चाहूंगी कि ये कहावत मशहूर है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, यानी 120 के लिए कुछ यही सूरत दिखाई देती है कि कोई भी कैंडिडेट सामने, आपको लगता है कि मरियम नवाज जो कि उनकी अपनी पहले ही शख्सियत बहुत मुतनाज़ा हो चुकी है, तो वो उस तरह से कैंपेन चला सकेंगे? साथ ही साथ हमजा जो शहबाज शरीफ हैं वो भी चले गए हैं और उनका भी ये कहना था, आप तमाम तर लोग तो लगता है कि छुट्टियाँ मनाने पहुँच गए। तो इस कैंपेन या क्या इन्होंने 120 को बहुत हल्का लिया है, या इन्हें ये यकीन है कि ये जीत जाएंगे चाहे ये रहे ना रहे? एक्चुअली इनका हल्का 120 नहीं है, इनका हल्का है 420। तो वो होता है जी मेफेयर फ्लैट पे। ये तो यूके गए हैं सारे कैंपेनिंग करने, ठीक। और यहाँ जो मामला है वो यही है कि जी कहाँ से लाएं कैंडिडेट, कहाँ तलाश करें कैंडिडेट। लेकिन बात क्या है, बात ये कि इन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है। उस निज़ाम के तहत ये सारी मशीनरी मिला के कैंडिडेट हो ना हो, कैनवसिंग हो ना हो, कैंपेन हो ना हो, एंड में ये कहेंगे ये कहते हैं ना, देखें जी हमारा वोट आ गया, हम अवाम में अगर अवाम में आप मकबूल हैं तो फिर आप अवाम के पास क्यों नहीं आते? ठीक है। आप अवाम को धुतकार के यूके कैसे बैठे हुए हैं? सिर्फ एक तरीके से बैठे हुए हैं जो ये है, जो हम चीखें मार रहे हैं। पहली बात तो ये जो मैंने पहले भी आपको मीडिया में बताई कि इन्होंने वोटर लिस्टें सारी तब्दील करनी है। हमने लिखी हुई है इलेक्शन कमीशन को, हम जाते हैं लोगों के पास, लोग कहते हैं जी हमारे पास 200 वोट है, 500 वोट है, कोई सियालकोट चला गया वोट, कोई लिद्दर चला गया, कोई कहीं चला गया। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये एक हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करने जाएंगे 2018 में होने वाले इंतखाबात के लिए। अब आप क्या देख रही हैं, अगर इन इलेक्शंस में भी धांधली हो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी आप लोग बात करते हैं, क्या करेंगे आप लोग मजीद? देखिए, हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ना, उसमें बहुत सी तजावीज़ नहीं, और इसीलिए हमने वॉकआउट किया सभी से। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की राइट नहीं दी इन्होंने। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जी। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन और इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन अनबायस थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमने वहाँ वॉकआउट की असेंबली में। अब हम ये पूरा फिर से हम एक पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। जब आप अदालतों में जाते हैं, इनके पास ट्रिब्यूनल से, इलेक्शन कमीशन के, वही पिटिशन दे सकते हैं ना। और अगर वो पिटिशनर 10-10 साल पड़ी रहे और उन पे अमल ना हो तो फिर हम अवाम की अदालत में जाएंगे दोबारा। हमारे पास देखिए बब्बास साहिबा, वक्त कितना कम रह गया है, क्या टाइम रह गया आपके पास? 17 सितंबर को मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मानी जाती तो 2013 के इलेक्शन याद रखिएगा कि क्या हुआ था और फिर आप धरने की तरफ गए थे। देखिए, बात हमारे पास क्या तरीकाकार है? हमारे पास यही तरीकाकार है कि हम हर अदालत को खटकाएं। हमने दे दिया है सारी पिटिशन। मीडिया है, उससे हम अवेयरनेस फेस करें, वो हम कर रहे हैं। मैं इस वक्त ही आपको सब कुछ बता रही हूँ। तीसरा ये है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी कर लेंगे। देखिए, हमने कोई मानता नहीं था कि वजीर आजम को नाअहल होंगे। हमने एक पूरा स्ट्रगल किया है। हमारे चेयरमैन का 21 साल का स्ट्रगल है। 21 साल बाद वो बुत तो गिर गया ना। इंशाल्लाह आप देखें, ये जो निजाम का बुत है जो इन्होंने अपनी फेवर में किया हुआ है, ये भी हम गिराएंगे। अंजलि बब्बा साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हम लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों का ये कहना है कि ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ एक जंग है। आपको क्या लगता है कि क्या आप लोग ये जंग जीत पाएंगे इस साल इन्हीं इलेक्शन? जी, हम ये जंग जीत चुके हैं। अगर आइडियोलॉजी की जंग हम ना जीत चुके होते तो आपने कल सखर में नहीं देखा क्या वो जलसा था? अगर सखर और सिंध में लोग इतने तंग आए हुए हैं और वो समझते हैं कि जी ये अब निजाम खत्म होना चाहिए और जोक पर जोक बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजी को हमने चेंज कर दी। लेकिन होता क्या है कि अभी भी
जो सबसे बुरी बात है, जो अपनी टीम के साथ जो हशर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रहे। लेकिन मतलब उनका कहना था मैं होता तो मैं ये करता, मैं वो कर देता, वो ये अपनी टीम को, अपने प्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो अगर कह ये रहे हैं लोग कि अपनी ये गवर्नमेंट नहीं हुकूमती चला सकता। मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्शंस जीत जाते हैं, तो फिर तो आवाम यही कहेगी ना कि हम इनके साथ हैं और यही सच्चे लोग हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, आवाम को पता है, वो मेरे आपसे ज्यादा जानते हैं। रोज के 2 प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं उस हल्के में, और वो अवाम के आप जो व्यूज बता रहे हैं, अवाम तो पिटन जो हुए हैं, लेकिन अवाम को ये भी पता है कि यहाँ एक माफिया है। हम उस माफिया के खिलाफ खड़े हैं और हमने उस माफिया में से बहुत से बुत गिरा दिए हैं। जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं वो अब नहीं है, वो उन्होंने हेट स्पीच कर करके, क्या अब ये हेट स्पीच ये भी शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल अल्ताफ हुसैन बने हुए हैं, और इनकी हेट स्पीच पे हमने कंटेम्प्ट के नोटिस इनको करवा दिए। बिल्कुल, और हम आगे भी पब्बा साहिबा आपसे मज़ीद करेंगे। यहाँ पर एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का व्यूअर्स, हम दोबारा वापस आएंगे और मजीद आपसे कुछ सियासी उमूर पे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपरवुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाला वकला कन्वेंशन का वो खिताब, बल्कि अगर उसको एक बगावत से भरी हुई तकरीर कहा जाए तो मेरे ख्याल से बेजा नहीं होगा। जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा नायब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की, और उसमें जिस तरह से उन्होंने तौहीन की, दोबारा से उन्होंने 16 मरतबा अदालत के बारे में और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में जिस तरह से तौहीन अमेज़ कलमात यूज़ किए, उसके हवाले से हमने देखा जो मीडिया चैनल से उनको ये नोटिस भी बाकायदा तौर पर अदालत की तरफ से जारी हुआ था कि इस तरह की कोई भी तकारीर जो नफ़रत से भरी हुई हो और इस तरह की उसमें अल्फाज यूज़ किए गए हों तो उनको नहीं दिखाना। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि उनको बाकायदा तौर पर नशर किया गया और उसको दिखाया भी गया। अभी हमारे साथ अज़हर सदीक जो एडवोकेट मौजूद हैं, जिन्होंने आज चेयरमैन पैमरा इब्सार आलम को नोटिस भी जारी किया है कि क्यों उन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया, देखा नहीं कि क्यों चैनल्स ने इनको बाकायदा तौर पर दिखाया, उनकी तकारीर को सुनवाया गया। उनसे बात करेंगे। अज़हर सदीक साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। आपने नोटिस जारी किया था अब्सार आलम साहब को, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं रोका, बाकायदा तौर पर उनकी तकरीर दिखाई गई। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या इनके खिलाफ, इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? थोड़ा सा आगाह कीजिए हमें। पहली बात तो बड़ा वाज़ेह है कि अब्सार आलम साहब की तैनाती चैलेंज किया कि सियासी बुनियादों पे, और वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं, वो बाकायदा एड कर रहे हैं, अबेट कर रही हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को। उन तक जाने से पहले हमने बाकायदा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली को लिखा, और इसी तरह पैमरा के सामने भी कहा, इलेक्शन कमीशन भी कहा, मगर किसी भी इदारे ने कोई नोटिस लिया कि आपने देख लिया कि इसलिए तो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो तस्वीर दी गई है गॉडफादर या सीरियल माफिया, इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा। सिर्फ इस वक्त अदालतें और पाकिस्तान आर्मी, 2 इदारे ऐसे बच गए हैं कि जो इनका साथ जिस तरह ये चाह रहे हैं वो दे नहीं रहे। अब हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई। हाईकोर्ट में 24 तारीख को डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बाकायदा 3-3.5 घंटे की हियरिंग हुई। उनके सामने कहा गया कि अदलिया के तस्दीक और तजलील के हवाले से जो बयानात आए हैं ये नहीं आना चाहिए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया और साथ कहा कि इसको फैक्स भी करें, ईमेल भी करें। अगर सिर्फ ये रोकना मकसद नहीं था तो हाईकोर्ट का अपने ऑर्डर के अंदर फैक्स और ईमेल करने का क्या कहना था, और फिर उसी वक्त ये बाकायदा ऑर्डर कन्वे कर दिया गया। लेकिन तकलीफ से बात यह है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सदीक साहब, आप कानूनदान हैं, आप जानते हैं कानून को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप ये बताइए कि अगर चेयरमैन पैमरा इन चैनल्स के खिलाफ फिलफौर कोई एक्शन नहीं लेता तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, हम लोगों ने कल बाकायदा चेयरमैन पैमरा को कानूनी नोटिस जारी कर दिया और उनसे वजाहत तलब किया कि आपने क्यों अभी तक डायरेक्शन पे अमल दरामद नहीं किया, बल्कि उल्टा कल उन्होंने एक इंतबाह जारी कर दिया और कहा कि मिस रिपोर्टिंग किस बात की हुई है? क्या आपको मीडिया में इजाजत है अदलिया की तस्दीक करने की? आप पैमरा एक्ट, पैमरा रूल्स पढ़ ले, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ ले, उनको नोटिस दे दिया है। आज उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की तैयारी कर ली है। अब्सार आलम के खिलाफ नवाज शरीफ की तमाम तकरीरें 12 के 12 सवाल तौहीन अदालत है और कुल बगावत है, और आप क्या इंसाइड कर रहे हैं, ये आपको रोकना है, ये पैमरा की जिम्मेदारी है। लेकिन
लेकिन जैसे क्रेडिट टू बोल चैनल कि उन्होंने सारे मामले को सीरियस, हालांकि बाकी अच्छा अजहर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि अफसार आलम का नाम तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में उनका आ चुका है और उन्होंने कई दफ़ा खुद भी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो चुके हैं। अब वो हम आपसे यकीनन अभी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो ये सवाल ज़रूर उठाएंगे, आपसे पूछेंगे ज़रूर। नाज़रीन को पहले ये बताते चलेंगे, नाज़रीन वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो हमारे पास दीगर और कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तहकीकात दोबारा हो रही हैं, फैसला जल्द आने वाला है और किसका गिरेबान फिर कसा जाएगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। बात करेंगे नैब की कार्रवाई के हवाले से, जो कि मुकम्मल होने में अब 13 दिन बाकी रह गए हैं। नैब के बार बार बुलाने पर भी शरीफ ख़ानदान का कोई भी शख्स नैब के सामने पेश नहीं हुआ और अब आपको बताते चलें कि नैब के चेयरमैन कमर ज़मान ने 28 अगस्त को एक अहम तलब कर लिया है, जिसमें शरीफ ख़ानदान के ना पेश होने के मामले पर पेशरफ्त की जाएगी, इस पर सोच विचार किया जाएगा और देखना यह है कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इजलास अभी तलब किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस इजलास से शरीफ ख़ानदान के ऊपर मज़ीद कोई प्रेशर बिल्डअप होगा या फिर इनका वही रवैया रहेगा जो अब तक रहा है? अभी एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, पूछते हैं निकाला क्यों है। चले निकाला वाले तो आपने रिव्यू फाइल कर दिया है, वो भी वाज़ेह तौर पर है कि आपने क्या गलती की। अब इशू है नैब का। नैब के सेक्शन 9 के तहत आपने जुर्म किया है। जुर्म है आपके 4 तरह के। सबसे पहला जुर्म यह है कि आपने मत की। दूसरा आपका जुर्म यह है कि आप लोगों ने छोटे बच्चों के नाम पर पैसे दिए और आपने डिक्लेयर नहीं किए और उससे जायदादें खरीदी, कहते हैं एसेट बियॉन्ड मी। तीसरा जुर्म आपने किया, आपने जालसाजी की। आपके बच्चों ने, मरियम ने, इन सब ने जालसाजी 3 तरह से की। एक तो जो ट्रस्ट डीड वगैरह थी उसमें डेटे चेंज की, वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। चौथा जुर्म ये है कि आप दूसरे ने एक दूसरों से मिलके बचाने की कोशिश की और आपने नैब के कानून के मुताबिक जो आपको इख्तियार दिए गए थे नाजायज इस्तेमाल किया है। अब ये सारी चीजों की इंक्वायरी एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रेफरेंस फाइल करें, उसका एक तरीकाकार बता दें कि 20 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकायदा एक GIT बनेगी, GIT ने इंक्वायरी भी कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर दी। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 18 के तहत कहलाएगी कंप्लेंट की शक्ल और उसमें अब इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। नैब को कहा रेफरेंस फाइल करें और रेफरेंस 6 हफ्ते के अंदर फाइल करें। तो चेयरमैन नायब सब गायब हो गए, भाग गए। ये तो आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोग दरवाजा खटखटाते रहे कि नैब ने ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रही है, ना बुला रहे हैं, मेहमानों की तरह तो ट्रीट कर रहे हैं। पिंडी से चले हैं, लाहौर आ गए हैं और एक अच्छा मौका मिला था। वैसे तो कहने लगे 1 मिनट में निकाल दिया। 126 दिन की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, 60 दिन की GIT के सामने हियरिंग और 7 दिन की सुप्रीम कोर्ट के साथ। अभी मौका था, बता देते, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। अब 28 तारीख को जब आना है वो EVM एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का इजलास होगा और ये सारी चीजों को सामने रख के ठीक है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक, आपने तफसीलात से भी आगाह किया, अपना तज्जिया भी दिया और अब देखना यह है कि 13 दिन में जब ये नैब की कार्रवाई मुकम्मल होती है तो फिर पाकिस्तान की सियासत में क्या चेंज आता है। व्यूवर्स, अगले शो में अब आप देख सकेंगे रियल पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या होने जा रहे हैं अहम इंकशाफात, और इंशाल्लाह कल जब हम आपके पास आएंगे तो हम आपसे जिक्र करेंगे कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी सियासत में होने वाली चेंजेस का, और इंकशाफ करेंगे और बात करेंगे पैमरा के हवाले से कि क्या पैमरा के खिलाफ होने जा रही है कोई कार्रवाई या फिर नहीं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसी वक्त। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।